तो पीरियोडिक टेबल पैकेज से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 3 पूछा। इन क्वेश्चन नंबर 3 इट्स गिवन द एलिमेंट विद द लोएस्ट एटॉमिक नंबर विद हैविंग द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ n-1 d10 ns2 np3 is placed in। तो लोएस्ट एटॉमिक नंबर दे रखा है, तो आपको पता है कि n3d सबसे छोटा नंबर पॉसिबल है। तो जो कॉन्फिगरेशन हो गया वो हो गया 3d10 4s2 4p3, 3d10 4s2 4p3, ये कॉन्फिगरेशन हो गया, राइट। तो उसका पीरियड अगर लिखेंगे तो ये फोर्थ पीरियड हो गया, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू जो टी के लिए पॉसिबल है वो 3d है, 2d नहीं होता, 1d नहीं होता, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कैल्कोजेंस, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, इट शुड बी कैल्कोजेंस। मेरे पास 3 से बता दीजिए। दिस शुड बी कैल्कोजेंस। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, कैल्कोजेंस मींस ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 16, जो ग्रुप 16 होता है दिस इज कैल्कोजेंस। उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आएगा S2P4, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इट्स गिवन if the element is atomic number 106 wherever discovered which of the following electronic configuration will be the process of will it passes। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आपको 106 के लिए। तो नियरेस्ट स्टैंडर्ड गैस होगी रेडॉन, ठीक है। रेडॉन के बाद 5F14 बना, इलेक्ट्रॉन गिनते चलेगा 86 प्लस 14 कितना होगा 90। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा D1 में, आईडी तो हमें 7s2 लिख लेना चाहिए था। अब जैसे लिखा उसी का ऑर्डर में लिख रहा हूँ, तो भी 6d में इलेक्ट्रॉन फिल करना है और 7s में इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो अब देखो आईडी तो 7s2 लिखना चाहिए था, तो 6d में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो काउंट करके निकाल लो पहले। तो 86 प्लस 4 90 प्लस 100 और प्लस 102 4 इलेक्ट्रॉन, तो एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन ये आएगा। बट आप जानते हो D5 हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो एक्सप्लेनेशन में क्या करना पड़ेगा, इसको 4 की जगह 5 कर देंगे और ये 6s1 कर देंगे, तो ये 6d5 7s1 आ जाएगा, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल से। उसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 12 में लिखा है डायगोनल रिलेशनशिप चेक करना है। तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या बताया था, चार्ज टू साइज रेशियो जो है वो लगभग आइडेंटिकल आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए डायगोनल रिलेशनशिप में क्या है वो बताया था, चार्ज टू साइज रेशियो चेक कर लेते हैं। चार्ज टू साइज रेशियो सिमिलर हो जाएगा, इसकी वजह से डायगोनल रिलेशनशिप आएगी। मिस हो रहा है तो डायगोनल रिलेशनशिप वाला जो लेक्चर दिया था उसको जरा फिर से रिवाइज कर लेंगे। आफ्टर 12th इट इज 14th। 14 लिखा है which of the following statement is not correct for the element having electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s1। ये अल्कली मेटल हो गया। कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2 2s2 2p6 3s1 है, ये s ब्लॉक एलिमेंट हो गया, और 3s1 है इसलिए अल्कली मेटल हो गया, ये s ब्लॉक अल्कली मेटल हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टी चेक कर लो। इसमें लिखा है इट इज मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। एक फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, ये भी ठीक है। इट हैज लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये भी ठीक है। इट इज अ नॉन मेटल, ये गलत है। ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, और अगर और प्रिसाइजली लिखना है तो अल्कली मेटल है, क्योंकि एस ब्लॉक में अगर NS1 कॉन्फ़िगरेशन होता है तो अल्कली मेटल होता है, NS2 होता है तो अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, ठीक है। आफ्टर 48 इज क्वेश्चन नंबर 18। 18 लिखा है डिक्रीजिंग साइज ऑफ दिस सिस्टम। तो देखो पहले K प्लस लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखो ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी है, K प्लस Ca2 प्लस Cl माइनस S2 माइनस। पहले इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए बताया था न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा साइज उतना छोटा होता जाएगा। तो साइज का ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे छोटा साइज कैल्शियम, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम माइनस, फिर सल्फाइड आयन। न्यूक्लियर चार्ज चेक करेंगे, जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उसका साइज छोटा होगा।
साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है इसलिए z इफेक्टिव उतना z जो होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन अरे 18th वाले में क्या किया मेरे सर डी आंसर दी। तो क्या हो गया, डी नहीं है ये तो लिखा है। अरे एक बार 18th वाला बताओ, फिर से बता दीजिए। सबके इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। यस सर। सेम हो गया मतलब शील्डिंग कॉमन हो गई। न्यूक्लियर चार्ज चेक कर लो, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्जेस का साइज होगा उसका साइज सबसे छोटा होगा। ये 19 है, ये 20 है, ये 17 है, ये 16 है। तो सबसे कम न्यूक्लियर चार्जेस का सल्फाइड आएगा, सबसे बड़ा साइज उसी का, फिर क्लोराइड, फिर K प्लस, फिर Cl प्लस। ठीक है, उसके बाद 21 लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल दैट इंक्रीजेस विद देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब डाउन द ग्रुप चेक करना है। आयनाइजेशन की डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। अभी थोड़ा ट्रिकी सवाल है, मतलब अभी चाहो तो छोड़ भी सकते हो। तो इसका आंसर ए और डी नहीं होगा, इतना तो क्लियर है। बस बाकी ऑप्शन चेक करना है, तो इसके लिए कुछ अभी सॉलिबिलिटी का ऑर्डर लिख लो। क्वेश्चन एस ब्लॉक में ज़्यादा अच्छे से डील होगा, अगर चाहिए तो अभी आपको लास्ट में बता दूंगा फ्यूचर में। तो सॉलिबिलिटी के बेसिकली अगर हम चेक करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। एंड देन बेरियम हाइड्रोक्साइड, मान लो ये ऑर्डर लिख रहे हैं। तो सॉलिबिलिटी ऑर्डर ये होता है, सबसे ज़्यादा सॉलिबल बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है, सबसे कम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और सल्फेट के केस में उल्टा ऑर्डर होता है, मैग्नीशियम सल्फेट सबसे ज़्यादा सॉलिबल होता है, then calcium sulfate, then strontium sulfate, finally it is barium sulfate। अगर आपको भी इसका आंसर लिखना है तो लिख लो, अदरवाइज क्वेश्चन को मार्क करके भी आप छोड़ सकते हो। विल डू इट बेटर इन केस ऑफ एस ब्लॉक एनी रूल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में लिखा है आयनिक रेडियाई कंपेयर करना है। तो मैंने आपको बताया था कैटायन का साइज एनायन से छोटा होता है नॉर्मली, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा साइज उतना छोटा होता जाएगा। तो उसमें अगर देखो सबसे सीधा ऑप्शन जो समझ में आ रहा है वो आ रहा है फॉस्फोरस का, चेक कर लो P3 प्लस है और P5 प्लस है, दोनों फॉस्फोरस के एलिमेंट्स हैं। अगर 5 प्लस कर देंगे तो साइज छोटा हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी केसेस चेक करने तो देखो मैग्नीज पे 7 प्लस है तो उसका साइज छोटा आएगा। Cl माइनस 35 37 आइसोटोप्स है तो उनके साइज लगभग बराबर होगा, उसमें कोई खास अंतर नहीं होगा। और K प्लस Cl माइनस में Cl माइनस का साइज थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि वो एनायन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ द एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी होती है। तो मान लो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बी की तरफ पुल हो रहा है, तो इससे आपको पता चलेगा कि इसका जो बॉन्ड होगा उसमें यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो इससे आप इसकी पोलैरिटी डिसाइड कर सकते हो। सो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड डिसाइड हो जाएगा। So which of the following can be predicted from electronegative value of the element, that is polarity of the bond। वैलेंसी के बारे में आइडिया नहीं लगा सकते, पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी नहीं बता सकते क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। डाइपोल मोमेंट अभी आप ले नया टर्म आपसे छोड़ सकते हो। नॉर्मली के क्वेश्चन में डेटा वो ढूंढना होता है जो आपको पता होता है, जो इन्फॉर्मेशन नोन है उससे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सक्सेसिव एटॉमिक नंबर्स एंड हैविंग द आयनाइजेशन एनर्जीज आर लाइक दिस। आपको उसको कंपेयर करना है। तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी को पहले ऑर्डर में लिख लो। सबसे बड़ी वैल्यू दे रखी है 2372, फिर 890, फिर 520। ये ऑर्डर चाहिए आपको। अब आपको देखो इसमें सबसे पहले आपको पता है कि इनर्ट गैस की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये तो हीलियम का आना चाहिए कंफर्म, दिस विल बी हीलियम। अच्छा, अब लिथियम और बेरिलियम अगर चेक करेंगे तो लिथियम से बेरिलियम जाने में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम से ज़्यादा होगी, उसका मतलब ये वैल्यू बेरिलियम की होगी और ये वैल्यू लिथियम की होगी। तो जो हमारे सक्सेसिव एलिमेंट्स हो जाएंगे वो हीलियम, लिथियम और बेरिलियम बन जाएगा।
आंसर इसका बी मार्क कर देंगे। बाकी ऑर्डर अगर आपको याद करना है तो लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन के केस में आपको आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताया था। लिथियम के बाद बोरॉन आता है, बोरॉन के बाद बेरिलियम आता है। बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज़्यादा होती है, समझिए। एंड बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन के केस में बोरॉन सबसे कम, फिर कार्बन उससे ज़्यादा, नाइट्रोजन उससे ज़्यादा होता है। ऑर्डर मैच कराओगे तो आपको वैल्यू पता चल जाएगी। इनर्ट गैस की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हायर होती है रिलेटिव टू एनी अदर एलिमेंट, इसलिए 2372 देखो आप बहुत हायर वैल्यू है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला क्लू आना चाहिए था कि इसको इनर्ट गैस से मैच कराओ। इसलिए हम ऑप्शन बी को चेक करने पहुंचे और बी चेक करा तो आंसर फिट हो गया, तो इट्स डन। ठीक है। सर लिथियम वाले केस में सर बेरिलियम की सबसे ज्यादा होगी। हाँ, लिथियम बेरिलियम बोरॉन में बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। 32 में देखो आपको फॉर्मूला लगाना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी बाई 2। 17.42 प्लस 3.45 बाई 2 कर दो, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू जो आएगी वो मोलिकुलर स्केल पे आएगी। फिर इसको मैंने आपको बताया था कि अगर हमें अपनी करस्पॉन्डिंग पॉलिंग स्केल में कन्वर्ट करना होता तो फर्दर 2.8 से डिवाइड कर देते। ये सॉल्व करके लाओगे तो ये 10.435 आ गया पहले। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पॉलिंग स्केल जब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, क्या तरीका बताया था कि मोलिकुलर स्केल पे जो वैल्यू आती है उसमें 2.8 से डिवाइड कर देते हैं, वैल्यू 3.7 समथिंग आ जाएगी, उसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 33 में लिखा है था हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज शोन बाय, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, तो सबसे जल्दी इसमें से इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, राइट प्लस। तो आपको बेसिकली चेक करना है। सर 32 का आंसर गलत दिया है। तो आंसर सही कर लो उसका, वैल्यू सही सॉल्व करिए, कैलकुलेशन में तो गड़बड़ नहीं करिए ना। इसके बाद 33 में देखो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना। तो देखो फ्लोरीन F माइनस पे इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हर केस में एनर्जी गेन एब्जॉर्ब होती है। Cl माइनस में भी इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इसमें भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अब Li प्लस में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये लिथियम बनेगा, और Na प्लस में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये सोडियम बनेगा। ठीक है, तो एक्चुअली में उल्टा लिखा हुआ है आयनाइजेशन, तो ये माइनस टाइम्स आयनाइजेशन एनर्जी हो गई और ये भी माइनस टाइम्स आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, क्योंकि Li से Li प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी होती है। अब आपको पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम जो है वो ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम होती है। तो अगर ये वैल्यू x आ रही है और ये वैल्यू y आ रही है तो सर्टेनली x ग्रेटर देन y होगा। ठीक है, लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम से ज़्यादा होती है, तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी पहले स्टेप में उतनी एनर्जी रिलीज होगी। तो लिथियम के लिए Ni प्लस के जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो Na प्लस से ज़्यादा होगी, तो आंसर सी हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल आयन हैव द लोएस्ट आयनिक मोबिलिटी इन द एक्वस सॉल्यूशन। ये भी सेम लॉजिक है, जिसका साइज एक्वस मीडियम में सबसे बड़ा होता है उसकी आयनिक मोबिलिटी सबसे कम आती है। भी चाहो तो आप इसे भी छोड़ सकते हो, ये भी बॉन्डिंग से रेलेवेंट क्वेश्चन है, तो फिर भी अगर समझना है तो बता देता हूँ। आयनिक रेडियस रूल अगर लिखना है तो मैं लिखे देता हूँ, आयनिक रेडियस स्मॉलर implies हाइड्रेशन रेडियस मोर, और अगर हाइड्रेशन रेडियस हायर होती है तो उसका मतलब होता है आयनिक मोबिलिटी लेस। और आयनिक मोबिलिटी अगर लेस आएगी तो उसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लेस। क्योंकि आयन से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो अगर आयन धीरे मूव करेगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अपने आप कम आएगी। तो उसमें देखो Li प्लस का साइज सबसे छोटा होता है तो उसकी हाइड्रेशन रेडियस सबसे बड़ी होगी, तो उसकी आयनिक मोबिलिटी सबसे कम आएगी, तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे कम आएगी।
यहाँ पे आंसर अगर लिखना होगा आयनिक मोबिलिटी का, अगर यहाँ पे ऑर्डर लिखना है तो Na प्लस सबसे कम आएगा, उसके बाद Na प्लस, उसके बाद Rb प्लस, उसके बाद CS प्लस। आयनिक रेडियस का उल्टा ऑर्डर लिख दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम जो है वो बोरॉन से ज़्यादा होती है। वैल्यू में जो ज़्यादा लिखा है वो बोरॉन बेरिलियम के लिए हो जाएगा, कम वाला बोरॉन के लिए हो जाएगा। तो आंसर 9.32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 8.29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा था प्रोसेस रिक्वायरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। तो आपको बताया था सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है। डेल्टा एच Eg2 जो होता है इज ऑलवेज पॉजिटिव किसी भी एलिमेंट के लिए। तो ऑक्सीजन से ऑक्साइड आयन बनाएंगे तो उसका डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा। एंडोथर्मिक बताया था एल्कलाइन अर्थ सर ये कि- नाइट्रोजन, एल्कलाइन अर्थ मेटल, नाइट्रोजन और इनर्ट गैसेस के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पॉजिटिव होती है। उसके अलावा सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबके लिए पॉजिटिव होती है और एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। सर ये केवल ऑक्सीजन के लिए मतलब वैलिड था ना, टोटल मतलब एनर्जी एज। टोटल मैंने बोला सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट से ज्यादा होगी और वो पॉजिटिव होती है, तो अगर पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव ज्यादा है तो ओवरऑल तो पॉजिटिव ही आएगा हर बारी। यस। इसके बाद नेक्स्ट 47 लिखा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन इज गिवन। द हायर वैल्यू ऑफ Cl एज कंपेयर टू फ्लोरीन इज ड्यू टू। तो आपको बताया था कि साइज इसमें जो होता है वो उतना नहीं बढ़ता है जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो अंदर शील्डिंग लगनी चाहिए थी वो उतनी स्ट्रांग नहीं लगी Cl में जितनी लगनी चाहिए थी, तो उसकी वजह से साइज प्रोपोर्शनेट उतना राइज नहीं किया और न्यूक्लियर चार्ज प्रोपोर्शनेट ज़्यादा पड़ गया। तो इलेक्ट्रॉन की पुलिंग पावर ज़्यादा हो गई, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Cl की ज़्यादा होती है। उसका आंसर हो जाएगा वीकर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन Cl। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कोई रिलेशन नहीं होता। एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन स्मॉलर देन Cl होती है, वो स्टेटमेंट ही गलत लिखा है। मोर वैकेंट पी सबशेल इन Cl वो भी गलत लिखा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो दोनों में वैकेंट पी सबशेल तो उतने ही होते हैं, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन 3p5 या 2p5 होगा। तो हमें पता है BCD इनकरेक्ट है, तो उससे भी आप आंसर ए लिख सकते हैं। ठीक है, 47 का आंसर ए बन जाएगा। पूरा लॉजिक लिखना है तो मैंने बताया था फ्लोरीन से क्लोरीन जाने में साइज में उतना इंक्रीज नहीं आता जितना न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीज आया हुआ। तो अगर प्रोपोर्शनेट साइज भी उतना ही बढ़ जाता तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा आती। तो सेकेंड पीरियड से थर्ड पीरियड में ये चीज़ नोटिस में आती है कि न्यूक्लियर चार्ज प्रोपोर्शनेट ज़्यादा बढ़ता है और साइज उतना इंक्रीज नहीं कर पाता है। तो जो अंदर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगना चाहिए था, यानी जो शील्डिंग लगनी चाहिए थी वो उतनी नहीं लगी, इसलिए प्रोपोर्शनेट साइज उतना इंक्रीज नहीं करा जितना करना चाहिए था। इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट जो है वो सेकेंड पीरियड एलिमेंट से ज़्यादा आता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज न्यूट्रल। तो फैक्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड जानते हो, नहीं पता है तो लिख लो न्यूट्रल ऑक्साइड, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। 4 न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, नहीं पता तो लिखे देता हूँ। 4 न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं पूरी केमिस्ट्री में, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, एक वाटर, एक नाइट्रिक ऑक्साइड, एक NO। There are 4 neutral oxides: carbon monoxide, water, N2 and NO। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 में देखो, बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चेक करना है आपको। 49 में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालो वो 3 - 1.2 करेंगे, दिस इज 1.8, यू क्लोज टू आयनिक ब्रैकेट पहुंच, इसको आयनिक बॉन्ड लिखेंगे। यहाँ पे देखो थोड़ा सा क्लोजनेस सही होती, मैंने आपको बताया था 1.6 से कम में कोवेलेंट, 1.9 के आसपास पहुंचते हैं तो आयनिक। इन बिटवीन में हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंसीडर करते हैं, बट व्हेन इट इज वेरी मच क्लोज टू 1.9 तो उसे हम आयनिक कैटेगरी में लिख लेते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट नहीं होगा। स्पेशल टाइप होता है। ठीक है। न्यूट्रल ऑक्साइड चेक करने का तरीका ये है कि वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट नहीं करेगा, फैक्ट होता है, इसलिए 4 लर्न करने पड़ेंगे, इसमें कुछ शॉर्टकट नहीं है। 4 न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, दैट यू हैव टू लर्न। अपने 9th क्लास में या 10th क्लास में सीखे ही होगा, नहीं पता है तो अभी लर्न कर लो।
न्यूट्रल ऑक्साइड का मतलब उसमें एसिड या बेस ऐड करेंगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगा सल्फर। मेटल्स के ऑक्साइड्स नॉर्मली जो होते हैं वो मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली बेसिक करेक्टर जो होते हैं, जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली एसिडिक करेक्टर होते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड ये चार होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, N2N। लिटमस पेपर टेस्ट करते हैं, वाटर न्यूट्रल होता है, वैसे लिटमस पेपर टेस्ट से चेक किया। इसको बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी लिख सकते हैं, आयनिक बॉन्ड भी लिखते हैं। नॉर्मली हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड अवॉइड करते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक कोवेलेंट बॉन्ड का स्पेशल टाइप होता है, तो बहुत परफेक्ट लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। जनरली प्रिफर्ड आयनिक बॉन्ड। आप इसका आंसर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी लिख सकते हो, मतलब इन केस अगर आप चाहो तो इसका आंसर सी भी लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर क्लोजेस्ट वैल्यूज होती है तो फिर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। यू मे राइट सी ऑल्सो, ऐसी जगह पर थोड़ा लिबर्टी रखी जाती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा है द फॉलोइंग एसिड्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर। आपको पता है कि हम लोग एसिडिक करेक्टर में, आपको पता है कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नॉन मेटेलिक करेक्टर पढ़ रहे हैं, तो अपने पास सब्सटेंस है एक ClOH, एक BrOH और एक IOH। तो डाउन द ग्रुप जो होता है वो मेटालिक करेक्टर या बेटर टू से इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज करता है, तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बनेगा वो ClO माइनस हो जाएगा, फिर BrO माइनस हो जाएगा, फिर IO माइनस हो जाएगा। इसके लिए हम लिखेंगे तो डाउन द ग्रुप मेटालिक करेक्टर बढ़ता है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज करता है। ठीक है, बताओ फिर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52। 52 भी देखो वैसे ही करना है। 52 में क्या होता है कि लेफ्ट से राइट जाने में आयनिक करेक्टर, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नॉन मेटल करेक्टर बढ़ता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में मेटल्स होते हैं, राइट साइड में नॉन मेटल्स होते हैं। तो नॉन मेटल करेक्टर इंक्रीज करेगा, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी, क्योंकि नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिड्स होते हैं और जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिस होते हैं। लेफ्ट टू राइट वाला ग्रुप देख लो तो फॉस्फोरस सबसे पहले, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, ये ऑर्डर होगा। तो उनके ऑक्साइड्स देखोगे तो P4O10, SO2, Cl2O7, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54। 54 में आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। वैसे सेम लॉजिक, CO2 है, CuO है, CaO है, H2O है। तो देखो इसमें आपको पता है CO2 नॉन मेटल ऑक्साइड है तो ये एसिडिक हुआ, वाटर न्यूट्रल होता है, और कैल्शियम ऑक्साइड जो एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड है तो बेसिक होगा, CuO बीच में लिख देंगे। ये आपका एसिडिक है, ये न्यूट्रल है और ये मोर बेसिक है। कैसे पता चला मोर बेसिक है? क्योंकि एल्कलाइन अर्थ मेटल है। अभी एल्कली मेटल होता तो इससे भी आगे लिख देते, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने में एसिडिक करेक्टर या नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ता चला जाता है। सर इसमें कोई एक्सेप्शन तो नहीं होता? नहीं, नॉर्मली जो होंगे वो सब S ब्लॉक B ब्लॉक में आएंगे। अभी यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में ये बात नहीं पूछी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55। 55 में पूछा बेसिक करेक्टर ऑफ MgO, BaO, Na2 और FeO कैन बी इन द ऑर्डर। फिर वही सेम लॉजिक लगा दो, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो सर बेसिक कैन सर इसका साइन सर रिवर्स नहीं है? रिवर्स में लिखेंगे। CaO बेसिक होगा सबसे ज्यादा, एसिडिक करेक्टर CO2 में ज्यादा होगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है ना, तो मैंने तो बेसिक करेक्टर का ऑर्डर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 54 में एसिडिक करेक्टर ऑर्डर लिखा है, उल्टा करके लिख देना। मैंने इसलिए मेंशन कर दिया मैंने क्या साइन लिखा है। ये एसिडिक है, ये न्यूट्रल है, ये मोर बेसिक है। तो अगर एसिडिक लिखेंगे तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? CO2, फिर वाटर, फिर CuO, फिर CO। एसिडिक करेक्टर बेसिक का उल्टा होता है ना, इतना तो जानते ही हो। तो 54 का जब आंसर लिखना है तो आंसर हो जाएगा CO2, वाटर, CuO, CaO। इसका ऑप्शन देख लो कौन सा वाला फिट हो रहा है, ये आंसर हो जाएगा। इसका 55 में पूछा बेसिक करेक्टर लिखना है, तो बेसिक करेक्टर में देखो सबसे पहले एल्कली मेटल,
उसके बाद 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक बेरियम ऑक्साइड। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो बेरियम ऑक्साइड, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, लास्ट में आयरन ऑक्साइड। ये आपका आंसर होगा बेसिक कैरेक्टर। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है ना, और जो मेटल्स के ऑक्साइड्स होंगे वो बेसिक होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। लिख लो अगर आप ये बार बार भूल जा रहे हो तो। इतना पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में, मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड सब पढ़ाया जाता है आपको। नॉन मेटल Yes, sir. डेफिनेटली पढ़ा होगा, इसीलिए तो सवाल पढ़े हुए इसमें, नहीं तो कोई लॉजिक ही नहीं है सब कुछ आपसे। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है केमिस्ट्री की। नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिड होते हैं, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेस होते हैं। न्यूट्रल वाले 4 अलग एग्जाम्पल याद किए जाते हैं अलग से, बोल पहले ही बता दिए। वाटर, CO, N2O, NO, 4 न्यूट्रल होते हैं। ठीक है। इसके बाद 53 में पूछा है, 53 में पूछा है था लीस्ट स्टेबल अमंग आयन अमंग द फॉलोइंग। तो लीस्ट स्टेबल मतलब जिसको बनाने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो Li से जब Li माइनस बनाते हैं तो उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज कर रही है, स्टेबल हो रहा है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन बेरिलियम में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी वो स्टेबल होगा, जिसमें डिक्रीज एब्जॉर्ब होगी वो डिक्रीज होगा, तो लेसर स्टेबल हो जाएगा। बोरॉन में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है, और कार्बन में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है। तो जिस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वही सबसे अनस्टेबल होगा, क्योंकि एनर्जी कम होने से सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है। सर आंसर क्या होगा? बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है बेटा, घटता नहीं है। बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जा रही है, तो उसका इलेक्ट्रॉन लूज करके बेस बनाने की टेंडेंसी हायर होगी। इनडायरेक्ट मतलब है। तो अगर आपको रूल लिखना है तो लिख लो, मैं बता देता हूँ। लेफ्ट टू राइट जाएंगे अगर हम पीरियोडिक टेबल में, तो लेफ्ट टू राइट में बेसिक कैरेक्टर कम होता है या एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है? बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, इसका उल्टा मतलब है एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। और अगर टॉप टू बॉटम चलोगे तो टॉप टू बॉटम में बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, टॉप टू बॉटम में बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है और एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाता है, ऐसे समझ लो। ठीक, पूरा रूल लिख दिया। अब जैसे 62 क्वेश्चन में करना है तो पहले इसको अरेंज कर लो ऑर्डर में। तो ऑर्डर से अगर अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आएगा एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर। ये ऑर्डर होता है पीरियोडिक टेबल। बस इनके ऑक्साइड्स लिख दो, तो Al2O3, SiO2, P2O3 या P2O5 जो भी लिख रहे हो, और SO2। ये एसिडिक स्ट्रक्चर ऑर्डर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 इट इज आस्क्ड मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट कैसे डिसाइड करोगे? जो ऑक्सीडाइज आसानी से होगा, जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो आसानी से ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइजेस इजीली। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो के ने अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके K+ बनाया तो इस प्रोसेस की एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। अब जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लोअर होगी वो आसानी से ऑक्सीडाइज होगा, उसी के रिडक्शन कैरेक्टर है होगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी लोअर इस लिस्ट में अगर देखो तो लोअर फॉर पोटेशियम है, इसका मतलब पोटेशियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है, बेरियम भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, और एल्यूमिनियम जो है वो और सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। तो 66 क्वेश्चन में देखो गिवन है देयर आर 4 एलिमेंट्स P, Q, R, S having atomic number Z-1, Z+1 and Z+2 respectively। इसमें एक मिसिंग है, बीच में Z और होना चाहिए था।
यहाँ पे z और लिखो, 4 एलिमेंट है ना, तो z-1, z+1 and z+2 respectively. If element q is inert gas, तो अपने पास एलिमेंट हो गया p q r s, इसका एटॉमिक नंबर z-1, ये z+1 और ये z+2. ये अगर इनर्ट गैस है तो बाकी एलिमेंट पहचान गया, ये इनर्ट गैस है तो ये हेलोजन होगा, ये अल्कली मेटल हो गया और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया. अब पहले स्टेटमेंट लिखा है P हैज मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द रिस्पेक्टिव पीरियड. ये भी सही है क्योंकि P जो है वो हेलोजन हो गया, तो हेलोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है, तो उसकी जो डेल्टा एच Eg होगा वो नेगेटिव होगा और मोस्ट नेगेटिव होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो हेलोजन्स के लिए नेगेटिव में सबसे ज़्यादा होती है, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है. दूसरे सेंस से समझो, उसका लिखा R इज अल्कली मेटल, ये तो कंफर्म हो गया. उसका लिखा है S exhibits +2 ऑक्सीजन स्टेट, ये भी सही है, अल्कलाइन अर्थ मेटल की ऑक्सीजन स्टेट +2 होती है, इसका आंसर भी हो गया. अब देखो मेंस में ये मल्टी करेक्ट पूछने का तरीका है. अब आपको देखो तीनों ऑप्शन चेक करवा के ऑप्शन डी लिखवा लिया. दिस इज अ टाइप ऑफ अ क्वेश्चन जो मल्टी करेक्ट क्वेश्चन को सिंगल करेक्ट में करके पूछा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68. 68 में लिखा है द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ A is similar to in terms of magnitude with, तो सारे टर्म लिख डालो पहले फटाफट. तो मैग्नीट्यूड डिसाइड करना है, तो अगर हम A की आयोनाइजेशन एनर्जी लिखेंगे तो A टर्न्स टू A++ इलेक्ट्रॉन, ये इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई. और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ A+ लिखेंगे तो A+ को एक इलेक्ट्रॉन गेन करा के A बनाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ A+ हो गई. तो देखो दोनों प्रोसेस उल्टे लिखें तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो जाएगी, आंसर ही हो जाएगा. बस साइन ऑपोजिट होगा क्योंकि पहले प्रोसेस में जितनी एनर्जी अब्सॉर्ब होगी दूसरे प्रोसेस में उतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी. जस्ट साइन विल बी ऑपोजिट, वैल्यू विल बी सेम. ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73. 73 में लिखा है फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव अमंग ऑल द हैलोजन, दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स. तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी अगर हायर लिखनी है तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो होती नहीं फ्लोरीन की, लार्ज साइज होता नहीं फ्लोरीन का, तो ए और सी तो डेटा ही से गलत है. अब बी और डी में से सिलेक्ट करना है, तो लो डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ एफ बॉन्ड, हाई डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ एफ बॉन्ड. तो अगर बॉन्ड ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, तो उसका आंसर भी हो जाएगा. तो लो डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ एफ बॉन्ड. सर बॉन्ड एनर्जी और डिसोसिएशन एनर्जी सिमिलर है. हाँ, बॉन्ड ब्रेक करने में जितनी एनर्जी लगेगी वही डिसोसिएशन होगी. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80. अब देखो सर 73 आपको दिया क्यों गया था पता है आपको? क्वेश्चन नंबर 73 इसलिए नहीं दिया गया था कि आपको इन्फॉर्मेशन नंबर बी और डी मालूम होती. क्वेश्चन नंबर 73 इसलिए दिया गया था ताकि आपको इन्फॉर्मेशन नंबर ए और सी मालूम है कि नहीं है. तो डॉटिंग में यही खास बात होती है कि आपसे जो पूछा जा रहा है कई बार लोग समझ नहीं पाते कि जानना क्या चाह रहे हैं आपसे. क्वेश्चन नंबर 73 फ्रेम करने के पीछे एम है वेदर यू आर क्लियर अबाउट ए और नॉट, सी नॉट. ज्यादातर लोग इसका आंसर ए मार देंगे क्योंकि वो भूल जाएंगे कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा होती है. चेक ये करना है सवाल में, चेक ये नहीं करना है कि बी और डी लिखना है. तो जैसे ही आदमी को पता चला कि ए गलत है और सी गलत है, क्योंकि इनऑर्डिनरी का क्वेश्चन दोनों मेथड से किया जाता है, सिलेक्शन मेथड से भी रिजेक्शन मेथड से भी. तो अभी यहाँ पे मुझे बॉन्ड एनर्जी का आइडिया नहीं था, बट मुझे पता है इसका आंसर ए और सी में से तो नहीं हो सकता कोई भी. ठीक है, दोनों बातें पता है क्योंकि साइज आयोडीन का सबसे बड़ा होता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है. ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको मालूम है तो आप आगे सवाल कर पाओगे. अब आए ऑप्शन बी और डी में, तो पता चल गया बी और डी में से आंसर लिखना है. तो अगर बॉन्ड ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी तो रिएक्टिविटी कम होगी, तो उसका मतलब डी भी नहीं हो सकता, ये आंसर होगा. समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे करे जाते हैं. तो दिस क्वेश्चन इज नॉट फॉर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. दिस क्वेश्चन वाज कि आपको ये मालूम है कि नहीं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट होती है. सवाल इसलिए है. तो इनऑर्डिनरी के क्वेश्चन में आपको क्लिक सही जगह करना चाहिए. अगर आप गलत जगह क्लिक कर गए तो फिर सवाल नहीं पिक कर पाओगे. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 देखो. ये भी देखो थोड़ा ट्रिकी सवाल है. इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम की पूरी इंफॉर्मेशन लग रही है. आपको देखने से पीरियोडिक टेबल सवाल लगेगा, बट दिस इज एक्चुअली क्वेश्चन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम. इसमें लिखा है देखो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द सबशेल ऑफ एन एटम इन द ऑर्डर ऑफ 1s 2s 3s 3p 3d 4s 4p. तो उसने क्या करा, हाफ बॉ प्रिंसिपल बदल दिया.
नॉर्मली जो हमारा वो प्रिंसिपल होता है वो आपको पता है 1s 2s 2p 3s 3p के बाद 4s आ जाता है, बट वो बोल रहा है नहीं, तुम्हें ऑर्डर में 3d में पहले इलेक्ट्रॉन डालना है, फिर 4s में डालो, फिर 4p में डालो, फिर 4d में डालो एंड सो ऑन। तो अब इस कॉन्फ़िगरेशन, इस रूल के हिसाब से पहले सबके कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ठीक है। तो अगर हम पोटेशियम 19 लिखेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1। तो इसके हिसाब से ये एलिमेंट हो गया डी ब्लॉक। अब देखो कैसे क्वेश्चन को बुलाता है एप्लीकेशन बेस्ड, क्योंकि अगर कोई रट के आया है कि पोटेशियम एल्कली मेटल होता है वो फंस जाए सवाल को। तो इसमें पोटेशियम को मैच कराना पड़ेगा डी ब्लॉक से, तो इसका आंसर हो जाएगा P3, और जैसे ही P3 पता चला तो आंसर इसका हो गया ए। ये चेक करना था बस, ऐसे जल्दी आंसर निकाला जाता है। अब आप बाकी सब चेक करना चाहते हो तो सेम प्रोसेस से चेक कर दे रहा हूँ। 26 आयरन भी ऐसे लिखो तो आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए देखो टोटल, 4 6 10 और 12 6 18 10 28 हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम करते हो उसमें, 3d8 हो गया। 3d8 हो गया मतलब ये भी डी ब्लॉक हो गया, तो क्यू का आंसर भी 3 आएगा। इसका गैलियम चेक करना है 31, ये आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 28, फिर 4s2 और 4p1, ये पी ब्लॉक बनेगा। आर का आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन आप के हिसाब से लिखा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द सब शेल डिफाइंस द ब्लॉक। ये आपका देखो पूरा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया नई टेक्निक से। इसका 50 है, फिर से सेम ऑर्डर से फिल करो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10। यहाँ तक इलेक्ट्रॉन जरा काउंट करके कितना होगा, 28 30 40 46, अब ये हो गया 48, और 48 के बाद ये इसका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा होगा देखिए, 5s2 5p2, नहीं सॉरी 4f पहले करना, 4d के बाद 4f जाएगा तो 4f 4 आ जाएगा। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो उसके हिसाब से आंसर आएगा एस ब्लॉक एफ ब्लॉक, इसका आंसर 4 होगा। तो जो नया रूल दिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, आप वो प्रिंसिपल उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन फिल करो, और इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद डिसाइड करो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कहाँ कर रहा है। जैसे ही लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री डिसाइड कर लोगे तो आपका ब्लॉक पता चल जाएगा। यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो 4f में जा रहा है, ये एफ ब्लॉक हो गया। आप रटा हुआ ब्लॉक नहीं लिख सकते क्योंकि सवाल बदल दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन को एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं, जो आईआईटी के पेपर में पोस्ट टाइप के होते हैं। अब ऐसे सवाल देखो एडवांस लेवल पे भी आ सकते हैं, क्योंकि ये सवाल पीरियोडिक टेबल का बचा ही नहीं। समझ आई मेरी बात, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 सॉरी 84 क्वेश्चन में देखो, इट्स गिवन द फर्स्ट 4 आयनाइजेशन वैल्यूज आर गिवन, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट। आपको मैंने बताया था कि जहां से आयनाइजेशन सडनली राइज करती है वहां से सेल चेंज हो जाती है। तो देखो यहाँ से सडन हाइट है, पहले 191 था, फिर 578 था, फिर 872 था, तो आयनाइजेशन बढ़ती तो है, बट यहाँ देखो सडनली इंक्रीज कर गई। तो उसका मतलब यहाँ पे शेल कहाँ पे चेंज हो रही है, 872 से 5962 में। नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पता चल गया, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 3, तो वैलेंसी इसकी 3 हो जाएगी, ठीक। देन कम्स 86 में लिखा है, गिव द एटॉमिक नंबर ऑफ द इनर्ट गैस एटम इन व्हिच द टोटल नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू द total number of p electrons is equal to the difference in number of total p and s electrons। अब जो लिखा है वही करना है। उसने बोला है कि आपको एक ऐसे give the atomic number of the inert gas atom in which the total number of p electrons is equal to the difference of number of total s and p electrons। तो देखो पहले आप inert gases लिखो, this is helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, ये आपके inert gases हो गए। अब उसने बोला हुआ है कि इसमें आपको बताना है कि डी इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो एस और पी और एस इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस के इक्वल करना है। तो इसमें तो डी इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, इसमें भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है।
ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। यहाँ p माइनस एस करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, d इलेक्ट्रॉन और इसमें 0 है तो मैच नहीं कर रहा। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसमें भी d नहीं आ रहा। बट अगर s और p के इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस निकालोगे तो p में इलेक्ट्रॉन है 12 और s में इलेक्ट्रॉन है 6, तो ये आ गया 6, ये भी मैच नहीं कर रहा। अब चेक करो क्रिप्टन। क्रिप्टन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा। यहाँ पे p माइनस एस इलेक्ट्रॉन अगर करेंगे तो p के इलेक्ट्रॉन गिनो पहले कितने हैं, 6 + 6 12 + 6 18, और s के इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे तो आ रहा है 8, तो 18 माइनस 8 करेंगे तो 10 आ रहा है, और p के इलेक्ट्रॉन देखो 10 है, मैच कर गया। एटॉमिक नंबर 36। ठीक है, एटॉमिक नंबर 36। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89। सर एक बार 84 वाला फिर से बता दीजिए। क्या? सर उसमें ऊपर जो सडनली इंक्रीज किया था सर वहां तक आ गए, फिर उसके बाद सर थोड़ा बता दीजिए। सडनली इंक्रीज हुआ, वहीं से शेल चेंज हो गई, तो शेल चेंज हो गई तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। यस सर। आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हो गए वो वैलेंसी होगी। ओके सर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89। 89 में लिखा अमंग द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स व्हिच आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। सबसे पहले आपको कोवेलेंट रेडियस पूछा गया है, तो देखो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस लेफ्ट टू राइट में साइज डिक्रीज होता है, सही लिखा हुआ है। इसके बाद देखो सोडियम प्लस ऑक्साइड आयन क्लोराइड आयन और नाइट्राइड आयन दिया हुआ है, उसमें भी देखो सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो नाइट्राइड आयन का साइज सबसे बड़ा होगा, फिर ऑक्साइड आयन होगा, फिर फ्लोराइड आयन होगा, फिर Na+ होगा, तो ये गलत दिया हुआ है। उसका सही ऑर्डर नीचे लिखे देता हूँ मैं। उसका सही ऑर्डर लिखेंगे तो आएगा N3- O2-, F-, Na+। अगली केस में लिखा है देखो आयनिक साइज। आयनिक साइज में देखो क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट में साइज डिक्रीज करता है, और मैंने आपको पढ़ाया था कि Li+ का साइज Mg2+ से बड़ा होता है। सर हम्म, सर ये जो आप हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं सर, ये आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में देखा जाता है ना। अब आयनिक साइज देख रहे हो तो ये सही लिखा हुआ है, K+ का साइज सबसे बड़ा होता है, फिर Li+ होगा, फिर Mg2+ होगा, और फिर Al3+ होगा। इसमें मैंने आपको याद कराया था कि Li+ का साइज Mg2+ से बड़ा होता है। अगर ये बात नहीं मालूम होगी तो ये सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि रूल से नहीं फिट होता है। आपको स्पेशली याद कराया था कि H- का साइज Br- से बड़ा होता है और Li+ का साइज Mg2+ से बड़ा होता है। ये भी करेक्ट हो गया। फिर पूछा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखो नाइट्रोजन तो गलत ही लिखा हुआ है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो कंसिडर ही नहीं करते, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इसके बाद अगले केस में देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दे रखा है फ्लोरीन ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन, ये सही लिखा हुआ, नाइट्रोजन कम होता है, तो एकदम सही लिखी हुई वैल्यू। फिर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये भी गलत लिखा हुआ है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl मोर देन फ्लोरीन। इसके बाद फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देखोगे तो लेफ्ट टू राइट में आयनाइजेशन एनर्जी जो है, तो यहाँ पे सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन ये पीरियड है, तो लेफ्ट टू राइट में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होते हुए जाती है, बट मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज़्यादा हो जाती है, तो आंसर आएगा सोडियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सिलिकॉन, ये सही दिया हुआ एकदम, दिस इज करेक्ट। समझ आया? अगली केस में लिखा है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के केस में पहले ऑर्डर लिखो, दिस इज कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये सिस्टम था। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकाला हुआ है इसमें से, तो ये C+ हो गया, ये N+ हो गया, ये O+ हो गया, ये F+ हो गया। अब इनके कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। इसका कॉन्फ़िगरेशन 2s1 2p2 होता था, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया 2p1, ये 2s2 2p2, ये 2s2 2p3 और ये 2s2 2p4 हो गया। अब ये हाफ फिल्ड आ गया तो इसकी आयनाइजेशन इससे ज़्यादा हो जाएगी, तो आंसर बनेगा ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन
कार्बन, ये भी सही लिखा हुआ है। और लास्ट में पूछा है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, लास्ट में पूछा है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो इट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, थर्ड डायमेंशन में मतलब सबके दो दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए पहले ही। अच्छा, ये अपना पीरियोडिक टेबल है, डाउन द ग्रुप का केस है। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये एक्चुअली में ऑर्डर होता है, पहले ध्यान से देखो तो ये डाउन द ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली। अब इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना है आपको। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डाउन द ग्रुप आपकी देखो डिक्रीज कर रही है, तो इसके हिसाब से मतलब ये भी आंसर गलत हो गया। आयोनाइजेशन एनर्जी का इसका अगर ऑर्डर लिखेंगे तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज का केस है, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी होना चाहिए। तो ये भी गलत दिया हुआ, मतलब इनकरेक्ट वाले केस हाईलाइट कर लो पहले। तो करेक्ट वाले केस हुआ 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर 5 होना चाहिए। ठीक है, चेक कर लो केयरफुली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 94। 94 में लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू फिल एन इलेक्ट्रॉन ऑफ इन हैवियर एलिमेंट नोन इज हैवीएस्ट एलिमेंट। अच्छा, एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ लिखा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू फिल एन फिल ऑल द इलेक्ट्रॉन इन हैवीएस्ट एलिमेंट नोन लिख दो। हैवियर मत लिखो उसको, चेंज इट टू हैवीएस्ट। तो जो हैवीएस्ट एलिमेंट नोन है वो है अनन ऑक्टियम 118। ये आपका हैवीएस्ट एलिमेंट नोन है अन ऑक्टियम। इसमें 7th पीरियड का एलिमेंट है, इसका मतलब केवल 7 सेल ही लगेंगे। उससे यूरेनियम आपने लिखवाया था। हैवीएस्ट एलिमेंट नोन तो ओनन ऑक्टियम है, हैवीएस्ट एलिमेंट फाइंड आउट इन नेचर वो यूरेनियम होता है। अच्छा, नेचर में फाइंड होने वाला हैवीएस्ट एलिमेंट यूरेनियम। हैवीएस्ट एलिमेंट नोन अनन ऑक्टियम, सुपर हैवी मेटल बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97। 97 लिखा है द पीरियड इन अ पीरियड द एलिमेंट with the largest atomic volume belongs to the group first। अल्कली मेटल का साइज सबसे बड़ा होता है। साइज ऑफ अल्कली मेटल जो होता है वो हाईएस्ट होता है। तो लार्जेस्ट एटॉमिक वॉल्यूम, आंसर विल बी 1। अच्छा, इसका आंसर कोई 18 भी लिख सकता है। नोबेल गैसेस का साइज इससे भी बड़ा होता है, तो आप उसका आंसर 18 भी लिख सकते हैं, दोनों अलाउड है। क्योंकि नोबेल गैसेस को हम लोग इंक्लूड नहीं करते लिस्ट में, क्योंकि उनकी सबके लिए वाटर और रेडियम मेजर किया जाता है, तो फेयर कॉम्पिटिशन ही नहीं है। उसको हटा के अगर स्टडी करेंगे तो अल्कली मेटल का साइज सबसे बड़ा होता है, तो उसका आंसर 1 भी लिखा जा सकता है, 18 भी लिखा जा सकता है। अगर कोई 18 लिखेगा तो उसको भी करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 98। 98 में देखो एक ड्राइंग बना के दी गई है। It's given the given figure is a section of a long form of periodic table. Atomic number of X is 57। अब तुम्हें पीरियोडिक टेबल पहले आइडिया होना चाहिए 57 है, तो 57 पर अगर सिर्फ 58 नहीं होता है, क्योंकि 58 से लेकर 71 तक लेंथराइड्स होते हैं जो नीचे चले जाते हैं, तो ये एलिमेंट 72 होगा। इसके नीचे वाला जो नंबर होता है वो एक्टिनियम होता है 89। 57 के बगल में जो होता है वो 56 होता है। और जो ऊपर वाला एलिमेंट है ए, लैंथरम से जस्ट ऊपर वाला जो एलिमेंट दिखना है वो होता है एट्रियम। यानी कि इसमें 18 कम करके लिख लो। 57 में 18 कम करके ऊपर वाले का एटॉमिक नंबर लिखो। तो दीज आर द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। उसने एलिमेंट डी पूछा हुआ है, तो डी का एटॉमिक नंबर कितना हुआ 72। यही लॉजिक एक्चुअली में सबसे टफ काम यही था, क्योंकि आपको तुरंत याद आना चाहिए था एक्टिनियम के लैंथेनम के बाद सब लैंथेनाइड्स होते हैं। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो आपसे पूछा है 72 बाई -27, 9 आंसर है। ठीक है,
नोबल गैसेस का साइज बड़ा होता है एल्कली मेटल से। नोबल गैसेस के लिए वॉन टू वॉन रेडियस मेजर करते हैं ना, आपको पहले ही कॉन्सेप्ट बता रखा है। जिसका भी वॉन टू वॉन रेडियस मेजर करोगे उसका साइज बड़ा आना ही है, क्योंकि वॉन टू वॉन रेडियस कोवेलेंट रेडियस मेटालिक रेडियस से बड़ी होती ही है डिफॉल्ट, उसमें तो कहीं कभी कंफ्यूजन आना ही नहीं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन यू आस्क्ड 100 में लिखा है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड एंड स्टार्टिंग फ्रॉम O is an endothermic by 603 kilojoule. If the electron gain enthalpy of oxygen is minus 141 kilojoule per mole, the second electron gain enthalpy of oxygen will be फॉर्मूला सीधे सीधे। ऑक्सीजन में पहले एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये O माइनस बना, इसके लिए एनर्जी -141 दिया है। फिर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करके O2 माइनस बनाया, ये एनर्जी पूछी है तो उसको x मान लो, दोनों को ऐड कर दिया तो ये हो गया O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स O2 माइनस, इसकी एनर्जी 603 ये रखी। तो सॉल्व करना तो -141 प्लस x इज इक्वल टू 603, x की वैल्यू आ जाएगी 603 प्लस 141 which is 744। Now exercise 2, first question given, which of the following represents the correct order of increasing first ionization enthalpy of calcium, barium, sulfur, selenium and argon। देखो एक चीज तो आपको पता है कि इनर्ट गैस की आयोनाइजेशन सबसे ज्यादा होगी, वो तो चेक भी नहीं करना है क्योंकि सारे ऑप्शन में देखो ऑर्गन सबसे आगे ही लिखा है, तो वो तो बेकार की बात हो गई, ऑर्गन तो सबसे आगे कर लिया। अब बाकी एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अगर लिखा जाए तो कैल्शियम वाली लाइन में सल्फर होता है, कैल्शियम के नीचे आते हैं तो सल्फर के नीचे सेलेनियम होता है, कैल्शियम के नीचे स्ट्रॉन्शियम और उसके नीचे बेरियम होता है। तो आयोनाइजेशन जो बेरियम सबसे कम हो जाएगी क्योंकि डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन कम होती है, तो उसमें लीस्ट जो है वो बेरियम आ जाएगा। जैसे आपने लीस्ट बेरियम डिसाइड कर लिया तो आपको आंसर सी पता चलेगा। बेरियम से ज़्यादा कैल्शियम होगा क्योंकि लेफ्ट से राइट में आयोनाइजेशन बढ़ती है, लेफ्ट से राइट जाने में आयोनाइजेशन इंक्रीज करती है। उसके बाद सल्फर और सेलेनियम चेक करना है तो वो कंफ्यूजन है ही नहीं क्योंकि ऑप्शन की हेल्प से आप आसानी से लिख सकते हो। सल्फर की आयोनाइजेशन सेलेनियम से ज़्यादा होगी तो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन कम होती है। सिंपल रूल लगाना है, एल्कली में इनर्ट गैस सबसे ज़्यादा, उसके बाद मैंने देखा लेफ्ट टू राइट जाने में आयोनाइजेशन बढ़ती है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। तो बेरियम सबसे कम, उससे ज़्यादा कैल्शियम, सल्फर और सेलेनियम में सेलेनियम कम, सल्फर ज़्यादा, आंसर सी हो गया। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है ग्रुप हैविंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। इनके इलेक्ट्रॉन चेक कर लो सब किसमें किसमें सेम है, तो उसके हिसाब से ऑक्साइड आयन हो गया, फ्लोराइड आयन हो गया, सोडियम मैग्नीशियम, डी आंसर हो गया। ऑक्साइड आयन, फ्लोराइड आयन, Na+ Mg2+, इसमें सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल के देखोगे तो 10 ईच आएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। हाईएस्ट फर्स्ट एनर्जी से फिर से ऑर्डर लिख लो पहले, ये सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये अल्कली मेटल हो गया और स्कैंडियम इधर होगा। डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है और लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज होता है, तो हाईएस्ट आयोनाइजेशन किसके लिए आएगी, स्कैंडियम के लिए, डी आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 The IUPAC symbol for the element of 119। अरे यार ये तो बहुत सिंपल सवाल था, आपका 119 है अनइनियम, ये नॉमेनक्लेचर हो गया, सिंबल लिखना है तो UUE हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 लिखा था साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज Cl- ऑर्गन एंड कैल्शियम प्लस इज अफेक्टेड बाय। तो देखो Cl- ऑर्गन और कैल्शियम 2+, इसमें अगर सब में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करोगे तो 18 ईच है, तो शील्डिंग का इफेक्ट खत्म। साइज किससे डिसाइड करेंगे, न्यूक्लियर चार्ज Z से, तो साइज विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z, जिसका Z ज़्यादा होगा उसका साइज सबसे छोटा आएगा, तो न्यूक्लियर चार्ज से डिसाइड करेंगे, ए आंसर। क्योंकि सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन, एजिमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वैलेंस सब कॉमन हो गया,
केवल एक ही चीज का फर्क पड़ेगा, न्यूक्लियस के पास जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है या जितने ज्यादा प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, साइज उतना छोटा हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर लिखना होगा साइज का, Cl माइनस का साइज सबसे बड़ा होगा, फिर ऑर्डर, फिर कैल्शियम 2+। ठीक है।